प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र कौशिक एक बार फिर आपके सामने आपके लिए एक नया लेसन लेकर के आया हूँ और आप सभी का इस वीडियो में भी स्वागत है। आज का हमारा लेसन है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से ही लिया गया। यह भी थर्ड लेसन, जनसंख्या संगठन। प्यारे बच्चों, जनसंख्या संगठन के अंदर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसमें हम किसी भी देश के अंदर रहने वाले जनसंख्या जिसकी कुछ विशेषताएं होती है, आयु, लिंग और वो जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है, इसके आधार पर हम जनसंख्या को जो है अलग अलग बांट सकते हैं। इसके अलावा भी जनसंख्या को जो है उसकी कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसे उसके व्यवसाय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और जीवन प्रत्याशा। मीन्स जीवन प्रत्याशा का मतलब यह है कि औसत जीवन आयु। किसी भी देश के अंदर जो नागरिक है वो जहाँ वो नागरिक रहते हैं वहाँ उनकी औसत आयु क्या है, वो जीवन प्रत्याशा कहलाती है। इसी के संदर्भ में हम फर्स्ट इसका जो पॉइंट है उस पर आते हैं, लिंग संगठन यानी लिंगानुपात। तो प्यारे बच्चों, लिंगानुपात किसी भी स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का एक अनुपात है। इसमें जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को ही लिंगानुपात कहा जाता है। और कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ये जो आपके सामने दिया गया जो एक फॉर्मूला है, ये वाला, इसमें दे रखा है पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या इनटू में 1000। तो ये फॉर्मूला जो है कई देशों के अंदर इस फॉर्मूले के तहत जो है वो लिंगानुपात निकाला जाता है। लेकिन अपने यहाँ पर भारत में जो है इस सूत्र के बजाय जो है ये दूसरा जो सूत्र आप देख रहे हो जिसको मैंने राउंड किया है, ये सूत्र जो है प्रयोग में किया जाता है, जैसे स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इनटू में 1000। तो ये फॉर्मूला जो है बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न में कई बार जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है 1 नंबर का कि लिंगानुपात का जो है फॉर्मूला लिखिए। तो ये फॉर्मूला आपने लिखना है। प्यारे बच्चों, लिंगानुपात किसी भी देश के अंदर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें यह पता चलता है कि स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या कैसी है और वो स्त्रियों की संख्या अनुकूल है या प्रतिकूल है। इससे उनकी स्त्रियों की स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में भी पता चलता है। और इससे यह भी पता चलता है कि वहाँ पर स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा अर्थात आदि प्रथाएं जो है प्रचलित है अथवा नहीं है, ये सब उनके बारे में पता चलता है। और उससे उनकी आर्थिक सामाजिक स्तर के बारे में जो है स्त्रियों की वो पता चलती है। बच्चों, आपको ये भी जानना आवश्यक है कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका जो है स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि वहाँ के पुरुष जो है वो अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए जो है वो प्रवास कर गए हों। प्रवास क्या चीज़ है, ये मैं आपको आने वाले जो लेसन्स है उसके अंदर जो है वो कंप्लीट आपको जो है ये मैं करवा दूंगा। वैसे मैंने थोड़ा सा पीछे के एक लेसन में आपको करवाया भी था, आप्रवास, उत्प्रवास, अगर आपको याद हो तो। इसके अलावा जो है मैं एक लेसन लेके आऊँगा, पूरा का पूरा चैप्टर होगा प्रवास का, उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आगे नेक्स्ट जो है इसमें है, हम बात कर रहे थे लिंगानुपात की। तो प्यारे बच्चों, विश्व की जनसंख्या का जो औसत लिंगानुपात है वो प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। अब मैंने आपको फॉर्मूला के अंदर जो है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या मैंने आपको बताई थी। हमारे भारत में गणना करने का यही तरीका है जो ये पीछे जो है इस फॉर्मूले के अंदर दिया गया है भारत के अंदर, कि स्त्रियों की संख्या जो है वो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है वो लिंगानुपात जो है वो ज्ञात किया जाता है। लेकिन यहाँ जो दिया गया है, विश्व की अगर जनसंख्या का औसत लिंगानुपात करें तो वो विश्व में लिंगानुपात 100 के प्रति 100 पर जो है पुरुषों की संख्या प्रति 100 पर जो है वो ज्ञात किया जाता है। अगर हम औसत लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों की। इसमें से जो है जो मैं आपको राउंड कर रहा हूँ इसमें से 1% आपको 101% बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा। ज़्यादातर जो है पूछा जाता है, मैंने आपको राउंड कर दिया है।
इसके अलावा जो है इसमें विश्व के उच्चतम लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक लैटविया के अंदर दर्ज किया गया है। ये लेटेस्ट है और कई बार जो है ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, सर्वाधिक लिंगानुपात विश्व के अंदर, तो ये लैटविया में है। और जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं, यानी यहाँ पर लिंगानुपात अधिक है। इसके विपरीत अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। यानी कि प्रति 100 स्त्रियों की संख्याओं पर 311 पुरुष। यहाँ पर जो है काफ़ी मतलब स्त्रियों की संख्या जो है काफ़ी कम है, तो लिंगानुपात काफ़ी नीचे है यहाँ पर। अगर हम लिंगानुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो कुल जो देश हैं वो 211 हैं जिन्हें सूचीबद्ध कर रखा है यूएनओ ने। उनमें से जो 139 देश हैं, 139 देशों में लिंगानुपात जो है वो स्त्रियों के लिए अनुकूल, और बाकी जो बाकी जो शेष जो 72 देश हैं 72, उनके अंदर जो है स्त्रियों की संख्या जो है प्रतिकूल है। अगर हम बात करें सामान्यतः तो एशिया के अंदर लिंगानुपात जो है वो एशिया के अंदर लिंगानुपात सबसे कम है। यहाँ पर चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि कई देश आ जाते हैं जिनमें लिंगानुपात काफ़ी कम है। दूसरी ओर अगर रूस सहित अगर यूरोप के अंदर कई बड़े देश हैं जहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पुरुषों की संख्या अल्प है। अल्प संख्या कारण यह नहीं हो सकता कि वहाँ स्त्रियों की संख्या बेहतर है, वहाँ यह भी कारण हो सकता है कि वहाँ के जो पुरुष हैं वो उत्प्रवास कर चुके हैं, यानी कि वो उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह किसी अन्य कारणों से जा कर के रह रहे हैं, यह भी कारण हो सकता है। सेकंड जो है इसके अंदर आ रहा है वो है आयु संरचना। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। आयु संरचना के अंदर हम बात करें तो जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण घटक है आयु संरचना, जिसके अंदर 15 से लेकर के 59 वर्ष के आयु के बीच की जो जनसंख्या है वो एक जनसंख्या का बहुत बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। यानी कि ये जो जनसंख्या है 15 से 59 साल का जो आयु वर्ग है ये कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। बाकी 0 से लेकर के 14 वर्ष और 60 से लेकर के ऊपर के जो व्यक्ति हैं या जो भी जनसंख्या है वो आश्रित जनसंख्या कहलाती है, क्योंकि 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या वो वर्ध जनसंख्या कहलाती है। ये इनके ऊपर जो है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर अधिक खर्च किया जाता है, और जिस देश में ये जनसंख्या अधिक है वहाँ आर्थिक स्थिति भी जो है वो उनकी निम्न होती है। थर्ड इसके बाद जो पॉइंट है वो है आयु लिंग पिरामिड। लिंग पिरामिड को बच्चों बड़े ही विस्तृत रूप से बताया गया है, और एक कुछ डायग्राम आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ये डायग्राम, इन डायग्राम्स के माध्यम से भी जो है दर्शाया गया। आपको इनके बारे में बता देता हूँ। आयु लिंग पिरामिड एक ऐसा डायग्राम है जिसमें आयु वर्ग तथा स्त्री और पुरुषों की जो संख्या का जो प्रतिशत है वो लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये डायग्राम आप स्पष्ट देख रहे हो, इसमें क्या है कि इस साइड में तो जो है यानी कि इसके बाएं भाग पर जो डायग्राम दे रखा है उसके बाएं भाग पर पुरुषों की संख्या वो भी प्रतिशत में, और इसके दाएं भाग में स्त्रियों की संख्या वो भी प्रतिशत के अंदर, तथा इसके जो ओ एक्स, ये एक्स और ये ओ वाई, ये दो अक्ष हैं इसके, तो ओ वाई अक्ष के ऊपर जो है आपको आयु वर्ग जो है वो दर्शा रखा है। तो ये अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग प्रकार का जो है पिरामिड बना हुआ है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑस्ट्रेलिया का है, हम इसकी चर्चा हम अभी करते हैं। आयु लिंग पिरामिड जो है वो फर्स्ट जो इसके अंदर दे रखा है वो कितने प्रकार का है। फर्स्ट जो है इसमें है विस्तारित होती ही जनसंख्या। विस्तारित होती जनसंख्या मीन्स उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। यहाँ पर जन्म दर जो है वो उच्च है, और ये विशाल जनसंख्या यहाँ पर इस प्रकार के पिरामिड में दिखाया देता है, तो वहाँ पर विशाल जनसंख्या पाई जाती है, जैसे कि बांग्लादेश, मैक्सिको और नाइजीरिया के अंदर। जैसे ये नाइजीरिया का आपको ये जो है आयु लिंग पिरामिड दर्शाया गया है। ये पेपर में कई बार जो है बच्चों ये पूछ लिया जाता है कि नाइजीरिया का जो है वो लिंग पिरामिड जो है उसकी शेप कैसी है, तो उसकी शेप ये लिख रखा है बच्चों। आपको बता दूं कि त्रिभुजाकार पिरामिड है। ये पिरामिड कौन सा है, ये त्रिभुजाकार।
और यहाँ पर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि त्रिभुजाकार पिरामिड निम्न में से किन देशों में त्रिभुजाकार पिरामिड जो है वो बनता है। तो ये सारे देश जो हैं वो आपके सामने मैंने आपके बताए हैं कि बांग्लादेश, मैक्सिको, नाइजीरिया इत्यादि देश हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम में जो है पूरी उसके वर्णन करके बताता हूँ कि जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पर ओ आयु का जो है आयु वर्ग दिया गया है और यहाँ पर पुरुषों की संख्या प्रतिशत में, यहाँ स्त्रियों की संख्या प्रतिशत के अंदर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको डायग्राम बड़ा करके बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो नाइजीरिया का दे रखा है। तो कुल जनसंख्या प्रतिशत में मीन्स यहाँ पर क्या है कि 0 से 4 आयु वर्ग के अंदर कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियों की संख्या है प्रतिशत में, और 5 से 9 वर्ष के आयु वर्ग में कितना है, 10 से 14 वर्ष, इसी प्रकार से जो है ये ऊपर तक जा रहा है। तो केवल आयु लिंग पिरामिड में जो है वो यही दर्शाया गया है। इसके बाद आता है स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या पिरामिड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर पिरामिड जो है वो घंटी के आकार का होता है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ बच्चों कि ये पूछ लिया जाता है किस आकार का होता है, पेपर में ऐसा पूछा जाता है कई बार। तो ये जो है वो घंटी के आकार का पिरामिड ये ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पर ये दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग एक समान है। जन्म दर और मृत्यु लगभग एक समान है। ये चीज़ इसके अंदर जो है इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, इसलिए ये घंटी के समान इस प्रकार से इसका जो है पिरामिड बन रहा है। नेक्स्ट जो आता है वो है ऋणात्मक जनसंख्या वाला पिरामिड हम कह सकते हैं, ह्रासमान जनसंख्या या ऋणात्मक जनसंख्या वाला पिरामिड। इसमें इसका जो है शेप, पहले आपको बता दूं कि शेप जो है वो शुंडाकार इसका जो है शीर्ष होता है। ठीक है, शीर्ष जो है वो शुंडाकार है। इस प्रकार से जो एक मतलब पेड़ के पत्ते के समान जो है वो आपको दिखाई देता है इस प्रकार का। ये पिरामिड जो है जापान का है। पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि इस प्रकार का पिरामिड कहाँ पाया जाता है, तो जापान के अंदर ये पिरामिड। आप अच्छी तरह से इनकी डिटेल आप इसको पिरामिड को आप देखना। नेक्स्ट जो है वो है टॉपिक अपना, वो है ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन यानी कि ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या और नगरों में रहने वाली जनसंख्या के बारे में इसमें पूर्ण रूप से जो है बताया गया है। और आपको बता दूं कि नगरीय यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बच्चों, ये यह कहना चाहता है कि गाँवों के अंदर रहने वाले जो लोगों की आजीविका और उनकी जो सामाजिक स्थिति जो है वो अलग होती है और नगरों की अपेक्षा अलग होती है। तो इसमें इसमें जो है यह भी दर्शाया गया है कि आयु लिंग संगठन यानी कि गांवों के अंदर आयु लिंग संगठन कैसा होता है और शहर नगरों में कैसा होता है। व्यावसायिक संरचना उनकी गांवों में क्या काम करते हैं, नगरों में क्या काम करते हैं जनसंख्या लोग जो है। और इसके अलावा जो है जनसंख्या घनत्व के बारे में बता रखा है कि नगरों में कैसा है जनसंख्या घनत्व और गाँवों में कैसा है, विकास किस तरह अलग अलग होते हैं इनके गाँव और नगरों में रहने वाले। ये सब इसमें जो है इसकी विशेषताएं पाई जाती है। गांव, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के मापदंड एक देश से दूसरे देश में अलग अलग होती है। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में वे होते हैं जिनके लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। बच्चों, आपको बता दूं कि आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो 4 वर्गों में बांटी गई है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। गाँवों के अंदर जो लोग रहते हैं ज़्यादातर वो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, जिसके अंदर कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन इत्यादि प्राथमिक क्रियाएं जो है वो शामिल होती है। और नगरीय क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिनमें अधिकांश जो है वो कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहती है, अर्थात औद्योगिक गतिविधियां जो है औद्योगिक गतिविधियों में संलग्न होती है, या फिर परिवहन, संचार सेवाओं अथवा चतुर्थ क्रियाएं जिसमें अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास इत्यादि से जुड़े हुए कार्य जो है वो आते हैं। अगर हम बात करें कुछ देशों के बारे में, तो ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन की बात करें तो कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे और नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के विपरीत है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में
स्थिति इससे विपरीत है। ये बताया गया बच्चों इसके अंदर भी गाँवों के अंदर और नगरों के अंदर रहने वाली जनसंख्या के बारे में। अगर हम भारत जैसे देशों की अगर बात करें, भारत के अंदर, भारत एक विकासशील देश है, कृषि प्रधान देश है, तो भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ऊंची है। नगरों के अंदर क्या है कि आवास की कमी होती है, रहन सहन की उच्च लागत होती है, रोजगार के अवसरों की कमी होती है, सुरक्षा की कमी होती है, जिससे महिलाएं जो है वो गांव से नगरों में मतलब कम जाती है, गांव से नगरों की ओर, इसलिए प्रवास जो है कम होता है गांव से नगर के अंदर महिलाओं का खास तौर पर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हमारा साक्षरता। साक्षरता, आपको बता दूं बच्चों कि किसी भी देश के अंदर साक्षरता जो है वो जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। यानी किसी देश के अंदर जनसंख्या, कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी है, इससे उस देश के आर्थिक और सामाजिक स्तर के बारे में पता चलता है। क्योंकि साक्षरता से ही जो है उन जनसंख्या जो है अपना रहन सहन, कार्यभार, कार्यकुशलता, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक उपलब्धि, ये सब जो है साक्षरता से ही जो है वो संभव है। तो सरकार की नीतियों के बारे में भी जो है इससे पता चलता है। और आर्थिक विकास का स्तर जो है वो साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में साक्षरता की दर जो है वो 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है और उस जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता हो। इनमें से किसी एक भी अगर कमी है तो उसे हम साक्षर व्यक्ति नहीं कहेंगे। पढ़ने लिखने के साथ साथ समझ भी होनी आवश्यक है अंकगणितीय परिकलन की, यानी कम से कम उसे अंकों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उस व्यक्ति को भारत के अंदर जो है वो साक्षर माना जाता है। प्यारे बच्चों, हम ग्रामीण नगरीय संगठन की पहले हमने टॉपिक में चर्चा की, उसका एक डायग्राम दिया गया है। उस डायग्राम के अंदर आपको मैं समझा देता हूँ कि इस डायग्राम में हमने 6 देशों को शामिल किया है: जिम्बाब्वे, कनाडा, ब्राज़ील, नेपाल, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। यहाँ की जो ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या है उसमें स्त्री और पुरुषों की जो है तुलना की कर रखी है। यहाँ पर जो है वो स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या, हमने स्त्रियों की जो है संख्याओं को हम दर्शा रहे हैं यहाँ पर, यानी प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या है यहाँ पर। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कितनी है, शहरी क्षेत्र में कितनी है? तो जिम्बाब्वे के अंदर अगर बात करें तो 1032 ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्त्रियों की सहभागिता दर है, नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही है, और नगरों के अंदर 1087। और कनाडा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 1059 और 968 शहरी क्षेत्र के अंदर। ये जो है उनका लिंग संगठन, ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन जो है वो देशों का दर्शाया गया है इस डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट अगर आप बात करें व्यावसायिक संरचना, अंतिम ये हमारा जो है वो टॉपिक है व्यावसायिक संरचना। कार्यशील जनसंख्या जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15 से लेकर के 59 वर्ष तक के आयु वर्ग, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल है, ये कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। तो मैंने आपको कुछ क्रियाओं के बारे में बताया था। तो 4 प्रकार की जो है आर्थिक क्रियाएं जो है वो क्रियान्वित की जाती है, जिसके अंदर प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं शामिल होती है। इनके अंदर क्या क्या शामिल है, जैसे मैंने बताया, प्राथमिक के अंदर कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन इत्यादि शामिल होती है। द्वितीयक के अंदर विनिर्माण उद्योगों को शामिल किया जाता है। तृतीयक के अंदर व्यापार, परिवहन, संचार इत्यादि को शामिल किया जाता है। और जो उच्च तकनीक, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े होते हैं उन्हें चतुर्थ क्रियाओं के अंदर शामिल किया जाता है। प्यारे बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1 नंबर का प्रश्न जो है इसी में से आ जाता है कि निम्न में से कौन सी ये जो क्रियाएं हैं वो किस क्रिया के अंतर्गत जो है वो शामिल होती है। जैसे कृषि जो है पूछ लिया, वो किस क्रिया के अंदर शामिल होती है, या संचार जो है वो किस क्रिया में शामिल होती है, या तृतीय क्रिया से संबंधित कौन सी है। इस प्रकार से जो है वो एक प्रश्न जो है इनमें से टॉपिक से आ जाता है। तो अगर हम इसके अंदर बात करें कार्यशील जनसंख्या के अनुपात की बात करें भी, अनुपात का मतलब कि किस क्रिया के अंदर कितनी जनसंख्या जो है वो संलग्न है। तो किसी देश के अंदर अगर उद्योग ज़्यादा विकसित हैं, औद्योगिक अवसंरचना से युक्त है वो देश, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था में जो है वो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक
क्रियाकलापों के अंदर अधिक से अधिक जो है वो कर्मी काम कर रहे होंगे, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं 3 क्षेत्रों में जो है वो समायोजित होगी। लेकिन जहाँ की अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अर्थव्यवस्था है, यानी कि कृषि पर आधारित है, वहाँ पर लोगों का अनुपात जो है प्राथमिक क्रियाओं में ज़्यादा संलग्नित होगा। ये चीज़ें जो है बच्चों इसके अंदर इस पूरे लेसन में बता रखी है। इसके बाद जो है इसके प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको जो है ये जो लेसन जो है आपको समझ में आया होगा, और ये सारे प्रश्न जो है वो आप सारे इसके अंदर करोगे, और अपनी नोटबुक के अंदर भी जो है इन प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप इसमें दे रखे हैं वो सारे प्रश्न आप याद करोगे और लिखोगे भी। तो आपको अगले इस लेसन के लिए काम करने के लिए जो है शुभकामनाएं, और मैं आगे फिर आपको नेक्स्ट जो है लेसन लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।